ये है राजस्थान कंप्यूटर 2018 का पेपर है। 1 से लेके 25 क्वेश्चन देख रहे हैं और 4 पार्ट में इस पूरे पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। उसका कारण ये कि ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी अगर एक ही पार्ट में रखते हैं तो। और ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे ताकि जो ऑप्शन प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चेंज हुए हैं, जो आंसर चेंज हुए हैं, उनके करंट आंसर क्या बन सकते हैं और अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए तो उनका आंसर क्या हो सकता है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर देना। इफ़ यू वांट टू कंपेयर द प्राइस ऑफ व्हीट ओवर ए पीरियड विच इंडेक्स विल यू यूज़। यहाँ पर ये बोला है कि अगर आप गेहूं के मूल्य को समय काल में तुलना करना चाहते हैं तो कौन सा सूचकांक काम में लेंगे। यहाँ देखो इस क्वेश्चन का आंसर ना इस क्वेश्चन में ही छपा हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे। ये कह रहा है कंपेयर द प्राइस ऑफ व्हीट की करो, राइस की करो या फिर जौ की करो, बाजरी की करो, ओवर ए पीरियड। तो इंडेक्स कौन सा यूज होगा, प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा इंडेक्स होगा, प्राइस इंडेक्स होगा। 3 तरह के मेनली इंडेक्स होते हैं, एक होता है प्राइस के कंपैरिजन में, एक क्वांटिटी के कंपैरिजन में, एक वैल्यू के कंपैरिजन में। वैल्यू में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी हम दोनों को कंसीडर करते हैं। क्वांटिटी में हम क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं क्वांटिटी के बेसिस पर, मात्रा के बेसिस पर, तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्वांटिटी इंडेक्स लेते। और अगर हम वैल्यू के इंडेक्स पर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों को ले रहे हैं। वॉल्यूम इंडेक्स नहीं होता, एग्रीगेट इंडेक्स भी आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपने पढ़ रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे होंगे तो कुछ आप एलिमिनेट कर सकते हो। इस आउटगोइंग ईमेल सर्वर, इनमें से आउटगोइंग ईमेल सर्वर कौन सा है। अब ये जनरली क्वेश्चन बच्चों ने अगर पढ़ रखा होगा तभी इसको आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टिक मारना है कि अगर 2 ऑप्शन होते तो मैं एक सोच सकता था, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो कैसे करोगे। ये देखो, ये है POP और ये क्या है, ये है POP3। POP का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और ये क्या है, ये है वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो सिंपल सी बात है, ये वर्जन 1 है, ये वर्जन 3 है, ये दोनों ही एक साथ आंसर नहीं हो सकते, तो इन दोनों को क्रॉस लगा दो, अब बच गए ये दोनों। अब इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा है कि आउटगोइंग, तो POP कैसा है, रिसीविंग मेल सर्वर है, और ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी रिसीविंग मेल सर्वर हो जाएगा। SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये भी कैसा है, ये भी रिसीविंग मेल सर्वर होता है। PPP बच गया तो ये होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये कैसा है, यही एक आउटगोइंग ईमेल सर्वर है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या टिक कर सकते हो, D ऑप्शन टिक कर सकते हो। 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, SMTP नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और हम ओनली पार्ट B को कवर करेंगे इस कंप्लीट पेपर में। और जितनी भी SO या ASO के पेपर हुए उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो डेफिनेटली उनको भी हम कवर कर लेंगे। द फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन इज़ यूज टू मेज़र। ये कह रहा है कि ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली ये किसका है, कौन सा चैप्टर है, मोमेंट का चैप्टर है। प्रॉपरली मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रखे हैं और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहता है तो कर सकता है, वहाँ कंप्लीट पार्ट B को कवर किया हुआ है। ये कह रहा है फोर्थ मूवमेंट, तो देखो एक सिंपल सी बात है, इसको आप नोट भी कर लेना। मूवमेंट के 4 डायरेक्शंस हैं, 4 टाइप समझ सकते हो। फर्स्ट मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है मीन को, सेकंड मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है वेरिएंस को, सिग्मा स्क्वायर, ओके। और थर्ड मूवमेंट जो है रिप्रेजेंट करता है स्क्यूनेस को। स्क्यूनेस क्या होता है वो भी देखेंगे, स्क्यूनेस को किस तरह से मेज़र किया जाता है प्रॉपर्ली हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फोर्थ मूवमेंट जो मेज़र करता है वो करता है कर्टोसिस को। फोर्थ मूवमेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कर्टोसिस से किया जाता है, या फिर मेज़र किसको करने के लिए, कर्टोसिस को करने के लिए अबाउट द मीन। यहाँ पर बात हो रही है अबाउट द मीन। तो अगर फर्स्ट की बात हो तो कितना मीन, सेकंड की बात हो तो वेरिएंस, थर्ड की बात हो तो स्क्यूनेस, चौथे की बात हो तो कर्टोसिस। अगर बात हो रही है यहाँ पर अबाउट द मीन की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट द मीन क्या होगा, तो आप कहोगे क्या, 0। ठीक है, क्या कहोगे आप, 0। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अबाउट द, इसमें वेरिएंस तो सिंपल सा है, फर्स्ट मोमेंट पूछेगा तो आप आंसर क्या करोगे, 0 करोगे अगर अबाउट द मीन पूछा जाए। लेकिन वैसे फर्स्ट मोमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, मीन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अबाउट द मीन, मीन माइनस मीन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि स्क्यूनेस से हम क्या मेज़र करते हैं, तो हम सिमेट्रिसिटी देखते हैं। सिमेट्रिसिटी का मतलब सममितनेस। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक ग्राफ है, ये देख रहे हो एक छोटा सा ग्राफ, इसमें एक ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से बहुत ही सिमेट्रिक वे में है।
एक ग्राफ बना हुआ है कुछ इस तरह से और एक ग्राफ बना हुआ है कुछ इस तरह से। यहाँ देख रहे हो ये वाला जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड क्या है, स्क्यूड है, यानी कि बाईं तरफ झुका हुआ है। ये वाला तो देख रहे हो वो दाईं तरफ झुका हुआ, और इसको देख रहे हो ये कैसा है, ये सिमेट्रिक है, सममित है। तो ये कैसे हैं, ये विषम सममित हैं ये दोनों ग्राफ, और ये बीच वाला ग्राफ कैसा है, सममित है। तो हम क्या पता करते हैं स्क्यूनेस से, हम सिमेट्रिसिटी पता करते हैं। तो ये बीटा के टर्म में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होती हैं पर्टिकुलरली जीरो, और हम किस तरह से मेज़र करते हैं। तो वो सारी चीज़ें चैप्टर में प्रॉपर्ली पढ़ा रखी हैं, इनको अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा। कर्टोसिस क्या है, कर्टोसिस बताता है पीकनेस को, पीकनेस को बताता है। पीकनेस मतलब कि हाइट, या फिर आप कह सकते हो चोटी, चोटी कह सकते हो। चोटी किस तरह से, जैसे कि ये पर्टिकुलर ग्राफ है, यहाँ पर तो हमने क्या देखा कि किस साइड झुका हुआ है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जैसे कि ये जो हाइट है इसकी, इस पर्टिकुलर डेटा की, तो ये कितनी है, ऐसी है। और इसके बाद एक जो है वो ये है, एक जो है वो ये है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा पीक किसकी है, वो इस वाले की है, इसकी पीक हाई होगी तो इसको बोलेंगे लेप्टोक्रोटिक। इस वाले को बीच वाले को क्या बोलेंगे, मीडियम, यानी कि मेजोक्रोटिक। इसको बोलेंगे लेप्टोक्रोटिक और इसको बोलेंगे मीजोक्रोटिक। और ये वाला प्लेट जैसा है तो इसको बोलेंगे प्लेटोक्रोटिक, प्लेटोक्रोटिक। सिंपल सी बात है। तो ये कर्टोसिस के 3 टाइप हैं। इसमें भी बीटा की वैल्यू के आधार पर हम क्या करते हैं, बताते हैं कि कितना कर्टोसिस कौन सा है, लेप्टो है, मेजो है, प्लेटो है। प्रॉपर्ली इसको चैप्टर में पढ़ेंगे, अदरवाइज एक जो है 5 से 10 मिनट का है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कर्टोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000 पॉपुलेशन इन राजस्थान एज पर इकोनॉमिक रिव्यू। यहाँ पर 2017-18 को लिया है और 2016 तक का पूछ रहा है। अभी जो आपका इकोनॉमिक रिव्यू आया वो आया 2020-21 का। तो जो भी डेटा आप ले रहे हो, जो भी डेटा आपसे पूछा जाएगा 2020-21 के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। और मैं जितने भी डेटा वहाँ दिए हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए बर्थ रेट या फिर जन्म दर। तो अगर जन्म दर आपसे पूछी है तो जन्म दर पहली बात तो 1000 की जनसंख्या में निकालते हैं, और वो कितनी दी हुई है राजस्थान के रेस्पेक्ट में और इंडिया के रेस्पेक्ट में। राजस्थान के रेस्पेक्ट में है वो 24, इंडिया के रेस्पेक्ट में है वो 20। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इसमें है मृत्यु दर, मृत्यु दर, डेथ रेट। तो मृत्यु दर कितनी है, राजस्थान के रेस्पेक्ट में तो है 5.9 और वहीं इंडिया के रेस्पेक्ट में कितनी है 6.2। ये भी किस में देखी जाएगी, प्रति 1000 की जनसंख्या में देखी जाएगी। तीसरा है ये जो पूछ रहा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित। यहाँ पर देखो प्रति 1000 जीवित जन्म की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, पॉपुलेशन में दे रखा है, तो इस वर्ड को करेक्ट कर लेना। शिशु मृत्यु दर वो किस में पूछ रहा है, प्रति 1000 जीवित जन्म में ही पूछेगा। वो हम प्रति 1000 जितने भी बच्चे जन्मे हैं उनमें कितने बच्चों की डेथ हुई है तो वो बताता है IMR। राजस्थान में कितनी है, वो राजस्थान में है 37 करंट में, यानी कि अभी प्रेजेंट 2020-21 का जो सर्वे आया उसके अकॉर्डिंग। और इंडिया में कितनी है 32। नेक्स्ट इसमें मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, तो ये कितनी है राजस्थान में। इसको ही हम किस में देखते हैं, इसको हम देखते हैं प्रति लाख, यानी कि पर लाख में, प्रति लाख, पर लाख जितने भी जीवित जन्म हैं उनमें मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो वो है 164। और इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो वो कितनी है 113। नेक्स्ट इसमें 5 जो आपसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो 5वां है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जन्म के समय प्रत्याशा कितनी है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तो वो कितनी है। तो राजस्थान के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 68.7। और वहीं इंडिया के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 69.4। तो आपसे अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या होगा 37, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा अभी अकॉर्डिंग टू 2020-21 सर्वे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनी स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डेटा इज नोन एज, यानी कि कोई भी सांख्यिकी माप संपूर्ण समग्र पर ज्ञात किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पैरामीटर। जो भी मेज़र होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पैरामीटर कहलाते हैं। अगर हम पॉपुलेशन डेटा से देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। ये बात ध्यान रखना
कि अगर हम पॉपुलेशन डेटा से कोई मेज़र ले रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। एरर कौन सी होती हैं, एक स्टैंडर्ड एरर होती है, एक होती है प्रोबेबल एरर। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, एक तरह की टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, सैंपल को डिज़ाइन करते हैं, सैंपल को जो है कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच MS वर्ड फीचर enable to enlarge a letter at beginning of a text block 2 or more line। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बच्चा अगर पढ़ लेता है तो आंसर कर लेता है, अदरवाइज जो है इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाता। अब हम इनमें क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ें देखेंगे कि ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट कर पाए तो जो फाइनल ऑप्शन बचेगा मे बी वो आंसर हो सकता है। या इसने बोला है कि टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत की 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों तक एक लेटर को एनलार्ज करने के लिए MS वर्ड में कौन सा फीचर यूज़ किया जा सकता है। एक लेटर है जिसमें हम 2 से ज़्यादा लाइनों में क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में उसको एनलार्ज कर रहे हैं। अब कैसे, देखो वर्ड आर्ट क्या करता है, जैसे आपने किसी भी सेल में एक नाम लिखा अनमोल, वर्ड आर्ट क्या करेगा, इसके लिखने की सजावट को चेंज कर देगा, लिखने की सजावट को चेंज करेगा। आपको हो सकता है इस तरह से लिख के दे दे अनमोल, हो सकता है यूँ लिख के दे दे आपको अनमोल। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आपको लिखने की सजावट में चेंज कर रहा है, आर्ट में चेंज कर रहा है, वो भी किसकी, वर्ड की। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इसमें है फुटनोट। जैसे आपकी कोई भी शीट तैयार हो गई, चाहे वो PPT में हो, चाहे DOC में हो, चाहे आपके एक्सेल में हो, किसी में भी हो, तो वहाँ क्या होगा, लास्ट में जब आप ये बताते हो कि इस बेसिक शीट में जो है हमने जो बेसिक कंपोनेंट लिए हैं वो क्या हैं, तो एक छोटा सा नोट तैयार करते हो और वो एंड में लिखते हो तो उसको बोलते हैं हम फुटनोट। अगर एंड में लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, फुटनोट। नेक्स्ट इसमें टैब स्टॉप। अब देखो टैब किस काम में आता है, टैब आता है अलाइनमेंट के काम में। अगर आपसे कहीं भी अलाइनमेंट का वर्ड आता है तो अलाइनमेंट के काम में वर्ड यूज़ आता है टैब। टैब जब भी हम दबाते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर इतनी स्पेस की चीज़ क्या हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक खिसक जाती है। जैसे कोई पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारी जो है पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 10 स्पेस हैं। तो एक टैब में फिक्स स्पेस की क्या होती है, लिमिट होती है, जहाँ पर क्या होता है, जैसे ही टैब आप क्लिक करोगे तो वो यहाँ से खिसक कर कहाँ चला जाएगा, सीधा यहाँ तक चला जाएगा। अब आपको यहीं से सारे पैराग्राफ स्टार्ट करने हैं, तो बस आपको एक टैब दबाना है, तो जिससे क्या होगा, यहाँ से क्लिक होकर यहाँ आ जाएगा और आपका कर्सर यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी आप लिखोगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कर्सर कहाँ है, आपका कर्सर है इस एंड पर, तो इसको बोलेंगे टैब स्टॉप। इसको क्या बोलेंगे, टैब स्टॉप बोलेंगे। अगर स्टार्टिंग में होता तो टैब स्टार्ट हो जाता, और टैब किस यूज में आ रहा है, अलाइनमेंट के यूज़ में आ रहा है, तो बचा क्या, एक ड्रॉप कैप बचा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जिसको किस यूज में करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों में किसी लेटर को एनलार्ज करने के लिए यूज करते हैं, कौन सा, ड्रॉप कैप। नेक्स्ट इसमें है फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग क्या होती है, तो पहली बात तो नीति आयोग 2015 में बना था, और ये योजना आयोग का क्या था, चेंज था, रूपांतरण था, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं। ओके, अमिताभ कांत क्या है, इसके उपाध्यक्ष समझ सकते हो आप। इसके जो नेक्स्ट हैं PM के बाद जिनको अथॉरिटी दी गई है वो कौन है, अभी प्रेजेंट में अमिताभ कांत हैं, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके PM इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा गया था फुल फॉर्म नीति आयोग की क्या है, तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 8th क्वेश्चन कि हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 120 to 300। यहाँ पर बोला 120 से 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए कोई आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, सिंपल सा देखना है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है भाई कितना, 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है 121। अब देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है 324। वहीं आप 17 का स्क्वायर देखोगे तो कितना हो जाएगा, वो 289। अब आपको क्या चाहिए, 120 से लेकर जो है 300 के बीच में चाहिए, तो 11 से लेकर 17 तक कितनी संख्याएं हो गई, 7 संख्याएं हो गई। सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल, अगर यहाँ पर बोला होता है 121 से लेके 300 के बीच कितनी संख्याएं, तो हम 121 को कंसीडर नहीं करते, 121 के बाद वाली को कंसीडर करते, तो उस कंडीशन में 6 आंसर होता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। अभी आंसर क्या है इसका, 7। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैथ का क्वेश्चन है कि मदर वांट्स टू डिवाइड 2492 बिटवीन हर डॉटर सुनंदा एंड गिरिजा इन द रेशियो ऑफ दियर एज। इफ एज ऑफ गिरिजा इज 16 ईयर एंड एज ऑफ सुनंदा इज 20 ईयर, देन द सुनंदा विल गेट
यहाँ पर बोला है कि सुनंदा और गिरिजा 2 बेटियाँ हैं, किसकी, एक माँ की, और 2492 क्या है रुपयों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो उनकी आयु में, जो जितनी बड़ी है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा समझदार है। अगर गिरिजा की आयु कितनी है, 16 है, गिरिजा 16 साल की है, सुनंदा 12 साल की है, तो सुनंदा को कितने पैसे प्राप्त होंगे। तो देखो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितना है, टोटल 7 है। अगर गिरिजा को 4 रुपये मिलते हैं, सुनंदा को 3 रुपये, 7 रुपये टोटल डिवाइड करने हैं, तो माँ के पास कितने हैं, 7 रुपये हैं। 7 रुपये की वैल्यू कितनी है, 2492 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हो, 7 तिया 21, 7 5 35, 7 6 42। सिंपल सी बात, किसके पैसे चाहिए आपको, सुनंदा के चाहिए, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1068 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर आओ। अगर आपसे पूछा हो गिरिजा की तो 4 का गुणा कर देते। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उसके ज़िले के नाम से भिन्न है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना। पार्ट बी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, कमेंट में आंसर करना क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द मोनोपोलिस्टिक फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर। ये बोल रहा है कि अगर मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकार वाली कोई फर्म है, अगर वो संतुलन में होगी, जब कब होगी वो, अगर सीमांत लागत या सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है, मार्जिनल कॉस्ट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये याद रखना है, ये चीज़ आपसे दोबारा भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 12वां है। ये क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स का है, इंडेक्स चैप्टर का। मैंने प्रॉपर्ली सभी चैप्टर्स को पढ़ा रखा है और आपको पार्ट बी का एक कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा रखा है 974 रुपीज़ में, तो आप उसको परचेज करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जो देखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, वहाँ से प्रॉपर्ली पढ़ सकता है। टेस्ट इज सेटिस्फाइड बोथ बाई फिशर एंड कैले फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा टेस्ट है जो फिशर और कैले इंडेक्स को सेटिस्फाई करता है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टेस्ट कितने टाइप के हैं। एक तो है यूनिट टेस्ट, दूसरा है टीआरटी टाइम रिवर्सिबल टेस्ट, एक होता है एफआरटी फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट, और एक होता है सीटी जो होता है सर्कुलर टेस्ट। अब इनमें अंदर फीचर क्या है बेसिक, वो हम प्रॉपर्ली पढ़ चुके हैं इंडेक्स नंबर में, और यहाँ पर पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये कह रहा है कि फिशर और कैले, देखो सर्कुलर टेस्ट होता है वो ओनली कैले फॉलो करता है, एफआरटी जो है वो फिशर एंड कैले फॉलो करता है, टीआरटी फिशर, मार्शल एडवर्थ और एडवर्थ, एग्रीगेट इंडेक्स भी इसको फॉलो करता है एडवर्थ ई, एंड यूनिट टेस्ट मोस्टली क्या है, जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी आपके इंडेक्सेस हैं, जैसे कि फिशर है, कैले है, मार्शल एडवर्थ है, वॉल्स है, लाशपेयर पाश है, तो ये सारे क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट को फॉलो करते हैं। एक एग्रीगेटिव मेथड है जो यूनिट टेस्ट को फॉलो नहीं करता है। तो ये हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया था, ये कैसे हम निकालते हैं वो भी हमने वहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब देखो मेनली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको नहीं पता है, सिर्फ नाम पता है तो भी काम चल जाएगा। फैक्टर टेस्ट तो कोई चीज़ नहीं है, फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट है, रिवर्सिबल टेस्ट भी कोई नहीं है, रिवर्सिबल फैक्टर भी नहीं है, केवल एक ही टेस्ट है फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट जो प्रॉपर्ली इसके साथ नेम मैच कर रहा है, फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट, एफआरटी, सीटी मतलब सर्कुलर टेस्ट, और टीआरटी मतलब कि टाइम रिवर्सिबल टेस्ट। इसने ज़्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाया है, सिंपल सा रिवर्सिबल हटा दिया, एक में रिवर्सिबल आगे कर दिया, फैक्टर को पीछे कर दिया, एक में रिवर्सिबल ही रखा है, फैक्टर को हटा दिया। तो आप सिंपल सा याद रखो, फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट होता है, एक होता है टीआरटी टाइम रिवर्सिबल टेस्ट, एक होता है यूनिट टेस्ट, और एक होता है सर्कुलर टेस्ट। सिंपल सी बात है। ये जो टीआरटी है, टीआरटी और एक होता है एफआरटी, एफआरटी काम करता है वैल्यू पर, वैल्यू इंडेक्स भी बोल सकते हो आप इसको, वैल्यू इंडेक्स। टीआरटी जो है इसका एक्सटेंशन कौन सा है, सर्कुलर टेस्ट है, तो सीटी को हम क्या बोल सकते हैं, टीआरटी का एक्सटेंशन बोल सकते हैं। टीआरटी का एक्सटेंशन, एक्सटेंशन से मतलब यह है कि एक विस्तृत रूप है, कौन, सीटी किसका, टीआरटी का। कैसे, देखो टीआरटी में क्या होता है, टीआरटी में हम जनरली P01 इंटू P10 क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं कैसा आना चाहिए 1, लेकिन सीटी में क्या करते हैं हम इससे ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, 2 के लिए मोर देन 2 और 2, 01 गुणा P12 गुणा P20 इक्वल टू ये क्या आएगा 1। तो ये कैसा है, सीधी सी बात है, एक्सटेंशन रूप है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ वाटर डे। ये आपके करंट का क्वेश्चन है, इसको देख लेना। 2021 में वैसे वाटर डे तो मनाया जाता है 22 मार्च को, ओके, और इसकी थीम इस बार की थी वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर इस बार की थीम थी। अगर आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट
14 क्वेश्चन है कि सैम्पलिंग इज सेड टू बी गुड इफ ऑल पॉसिबल सैम्पल हैविंग इक्वल चांस टू सेलेक्ट इट वाज सेड बाय। ये कह रहा है कि अगर एक प्रतिचयन तब अच्छा कहा जाएगा जब प्रत्येक संभावित प्रतिदर्श के चुने जाने की संभावना कैसी हो, समान हो। यानी कि जैसे आपने एक बाल्टी में 10 बॉल रख रखी हैं, ध्यान से सुनना बात, 10 बॉल रखी हुई हैं और इन 10 बॉल में क्या है कि सभी लाल कलर की हैं और आपको क्या चाहिए, आपको रेड कलर की बॉल चाहिए। तो आपने देखा कि यार इस बॉल को मैं अगर लूँगा, इस बॉल को लेने की प्रायिकता क्या है, ज़्यादा है, या फिर इस बॉल को लेने की प्रायिकता ज़्यादा है। अगर सेम बॉल मतलब सभी बॉलों के लेने की प्रायिकता सेम हो, यानी सबका इक्वल चांस हो, ये लास्ट वाला ये ना सोचे कि यार मैं तो नीचे दब गया, मेरा तो चांस ही नहीं है। सभी का अगर चांस है, इक्वल चांस है, कोई भी रैंडमली आ सकता है, इसको बोलते हैं पहली बात तो रैंडम सिलेक्शन। तो कोई भी अगर रैंडमली आ सकता है तो सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सिलेक्शन होगा, तो वो हो जाएगा रैंडम सिलेक्शन। और ये ऐसा किसने कहा था, क्रॉस्टन एंड काउडेन ने कहा था। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सभी पढ़े हुए हैं, आपको पढ़ने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो को जो है शेयर कर देना जितना हो सकता है और लाइक भी कर देना। और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे उनको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो 15वां क्वेश्चन है, वन विहार सेंचुरीज इन, या पार्ट ए का है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है विच टूल हेल्प बेटर फॉर व्हाट इफ एनालिसिस इन MS एक्सेल। देखो MS एक्सेल क्या है, ये ऐसा टॉपिक है पूरे जितने भी आपके एग्ज़ाम है उसमें बच्चे इसको पूरा कवर नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि कंप्लीट जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो ज़रूरी नहीं कि पूछे जाएं, कुछ इधर उधर से भी आ सकता है। MS एक्सेल अपने आप में क्या है, एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम कैसे करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे करें। जैसे क्वेश्चन है विच टूल हेल्प बेटर फॉर व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इफ एनालिसिस आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी बहुत सारी, कि अगर ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर पृथ्वी गोल ना होकर चौकोर हो तो क्या होगा, अगर सूरज पर सारा कचरा फेंक दें तो क्या होगा। तो ऐसी जो वीडियो है व्हाट इफ़ की कि क्या होगा, यहाँ पर ये वीडियो क्या होती है, हम अपने मन मुताबिक क्या निकाल रहे हैं, रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अपने मन मुताबिक, अपने अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, गोल को अचीव कर रहे हैं। किसकी मदद से, डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके। कैसे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि कचरा अगर सारा सन पर फेंक दिया जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे कचरे को डस्टबिन से उठाकर, जितनी म्यूनसिपाल्टी के जितने भी कचरे के वो हैं बॉक्सेस हैं, वहाँ से उठाकर हम क्या करें, ले जाने की व्यवस्था देखें, डेटा को चेंज करें और क्या देखें, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देखें, अपने अकॉर्डिंग क्या करें, गोल को अचीव करें। तो उसको क्या बोलेंगे, गोल सीक बोलेंगे। तो एक गोल सीक टूल है जो क्या करेगा, व्हाट इफ एनालिसिस को हेल्प, मतलब जो भी है एनालिसिस को करने में क्या करेगा, मदद करेगा। अब पाइवट टेबल क्या होती है, पाइवट टेबल क्या है, जितना भी डेटा है आपके पास उसको अगर हम एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो टेबल कहलाती है पाइवट टेबल। नेक्स्ट इसमें है फॉर्मूला ऑडिटिंग। ऑडिटिंग को मतलब क्या है कि फॉर्मूला की जांच परख करना। ट्रैक चेंज क्या है, जो भी आपने जहाँ पर भी सेटिंग की है डेटा की, जो भी आपने फॉर्मूला वगैरह लगाया है उसका क्या करना, ट्रैक चेंज करना। सिंपल सी बात है। तो कुछ चीज़ें आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म, ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है द ओलिगोपॉली मॉडल इन विच द बिजनेसमैन अज्यूम दैट हिज कंप्यूटर आउटपुट इज फिक्स्ड एंड ही डिसाइड्स हाउ मच टू प्रोड्यूस इज। अल्पाधिकार मॉडल जिसमें व्यवसाय ये मानता है कि उसके प्रतिद्वंदी का उत्पादन क्या है, स्थिर है, ये वर्ड ध्यान रखना, तथा वह यह तय करता है कि उसको कितना उत्पादन किया जाए, तो वह मॉडल कौन सा है। बेसिकली क्या है, ओलिगोपॉली जो है ये क्या है, एक टर्म है जिसमें हम देखते हैं मार्केट पर कितने लोगों का कैप्चर है, मार्केट में कितने लोगों ने कैप्चर कर रखा है। जैसे एक टर्म है मोनोपॉली। मोनोपॉली का एक परफेक्ट एग्जांपल है IRCTC। आपको क्या है, ट्रेन से जाना है, कन्वीनियंटली जाना है, प्रॉपरली AC में जाना है और ट्रेन से ही जाना है पटरियों के माध्यम से। तो आपको किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, IRCTC से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर टिकट आपको इशू की जाएगी, जितने प्राइस पर, आपको वो लेनी पड़ेगी। ऐसा आप उसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। ये क्या है, इसका जो है मोनोपॉली मार्केट है। अब बात करते हैं ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली में क्या होता है, ओलिगोपॉली में मुट्ठी भर लोग होते हैं जो मार्केट को क्या है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कैप्चर करके रखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं सिम किसकी है आपके पास, तो आप बोलोगे या तो एयरटेल की या जियो की है, या फिर दोनों हैं। बहुत कम लोगों के पास BSNL होगी। अब तो BSNL भी लोगों ने क्या है, या फिर लोगों ने भी हटा दिया और गवर्नमेंट ने भी क्या है, उसको बेच दिया। तो यहाँ पर जियो और एयरटेल ने क्या कर रखा है, इवन जो आइडिया है उसको भी हटाकर लोगों ने, वो कंपनी है आइडिया और वोडाफोन, उसको भी मर्ज कर दिया है।
क्योंकि जो कैप्चर कर रखा है मार्केट वो या तो जियो ने कर रखा है या एयरटेल ने कर रखा है या एक आध चुनिंदा और कंपनी उसने कर रखा है, मुट्ठी भर लोगों ने कर रखा है, तो उसको बोलेंगे हम ओलिगोपॉली। तो इसमें क्या होता है कि कुछ मॉडल जो है रिप्रेजेंट किए गए हैं जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम ये पता कर सकते हैं कि बिजनेसमैन अगर जो है आउटपुट की मदद से कुछ फिक्स करना चाहता है अपने प्रोडक्शन को, तो कौन से मॉडल के माध्यम से कर सकता है, उस मॉडल में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 18वें क्वेश्चन में जो बोला गया है वो ये है कि अगर कोई व्यवसायी मानता है कि उसका जो कंपटीटर है उसने क्या कर दिया है, आउटपुट को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और उसके आधार पर क्या कर रहा है, वो अपना प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो कौन सी मॉडल में आएगा, वो चीज़ आएगी कार्नाट मॉडल में। ध्यान देना ये चीज़, अगर यहाँ पर आउटपुट ना होकर किसको हो जाए, प्राइस का हो जाए, कि अगर कंपटीटर की प्राइस फिक्स हो चुकी है और वो अपनी क्या कर रहा है, प्राइस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है यहाँ पर, तो वो किस मॉडल में आएगा, वो आएगा बर्नैट मॉडल में, ठीक है, बर्ट्रैंड मॉडल में। नेक्स्ट इसके बाद बच गया चैम्बरलिन मॉडल और स्टैकलबर्ग मॉडल। चैम्बरलिन मॉडल क्या है, अब देखो यहाँ पर ये जो मॉडल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैम्बरलिन मॉडल, पहली बात तो आपसे अगर पूछा जाए तो ये मोनोपॉलिस्टिक में आता है, मोनोपॉलिस्टिक में आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो कंपनी है, जैसे कंपनी ने अपने क्या कर रखे हैं, ओलिगोपॉली है, जैसे जियो है, अब जियो और एयरटेल, आप ये कह सकते हो कि कुछ ग्राहक क्या है एयरटेल की तरफ चले गए, तो जियो थोड़ा सा वहाँ क्या कर सकता है, आपको कूपन वगैरह दे सकता है, या फिर हो सकता है थोड़ी सी प्राइस कम कर दे। तो यहाँ जो गुंजाइश है वो क्या होती है कि कम होने की होती है इस कंडीशन में। तो चैम्बरलिन मॉडल में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है, वो किसी भी कंडीशन में आ सकती है, या तो शॉर्ट रन में आ सकती है या फिर किस में आ सकती है, लॉन्ग रन में आ सकती है। तो लंबे समय में एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सकती है लंबे समय बाद, या फिर बहुत जल्दी ही क्या आ सकती है, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सकती है, जहाँ पर बैठ के क्या हो कि जो उपभोक्ता है जितनी रेट पर चाहता है उसको कंपनी क्या करे, उस रेट पर थोड़ा बहुत कम करके प्रोवाइड कर दे। तो चैम्बर में जब कंपनी और उपभोक्ता बैठे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ रही है, यानी कि दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि आप इस पे ले लोगे, ओके, वो कह रहा है ओके, तो यहाँ पर क्या थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे करके जो है प्राइस को फिक्स कर दिया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम चैम्बरलिन मॉडल। सिंपल सी बात, समझने के लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चैम्बर में बैठ के दोनों बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट आ रही है, तो उसको बोलेंगे चैम्बरलिन मॉडल। और ये कौन सी रन में हो सकती है, या तो शॉर्ट रन के लिए, या तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए, या फिर एक लंबे टाइम पीरियड के लिए ये चीज़ हो सकती है। कभी भी ये स्टेट आ सकती है। सिंपल सी बात है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से भी बन सकता है, यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से भी इसका ग्राफ बन सकता है, या फिर कुछ इस तरह से भी इसका ग्राफ बन सकता है। तो कैसे भी इसका ग्राफ जो है प्लॉट हो सकता है, आपसे ग्राफ वगैरह ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट इसमें स्टैकलबर्ग मॉडल, इसका आंसर तो 18वें क्वेश्चन का क्या है, ए है। स्टैकलबर्ग मॉडल में क्या होता है, जैसे कि कंपनी ने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, माने कि कोई फेस वॉश लॉन्च किया है, पहली बार मार्केट में फेस वॉश लॉन्च हुआ है, और इसमें क्या हो रहा है, मार्केट में ये पहली बार फेस वॉश लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पर इसको एक एडवांटेज मिलेगा। वो क्या, पहला लॉन्च करने का एडवांटेज होगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। इसमें सिंपल सा है, जो पहले आया वो पहले पाएगा, तो इसमें पहला जो एडवांटेज मिला वो इस कंपनी को मिल जाएगा। तो क्या करती है जो सेकंड कंपनी होती है वो क्या महसूस करती है, वो अपने आप को फॉलोअर महसूस करती है, यानी क्या, पशगामी, यानी कि इसके पीछे चलने वाले महसूस करती है वो। और उसको अगर फर्स्ट एडवांटेज लेना है तो उसको कौन सा मॉडल फॉलो करना पड़ेगा, स्टैकलबर्ग मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये मॉडल क्या करता है, ये पहले एडवांटेज को कैलकुलेट करके बताता है कि जो पहला एडवांटेज है उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये मॉडल आपको यही बताता है। ये चीज़ समझ में आई। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि कोई नई वैकेंसीज़ जो है अनाउंस हुई, तो वहाँ पर जो फर्स्ट वीडियो बनाई जाएगी उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। आपने देखा होगा जो पहला जो चैनल होगा कोई भी अगर पहली वीडियो बना देता है, जैसे रिलीज़ हुए और तुरंत ही वीडियो बना दी, तो वहाँ पर क्या होगा, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। इसका कारण क्या है, ये फर्स्ट इसने पहली बार में क्या कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया। नेक्स्ट जैसे जैसे जो है डेट बढ़ती जा रही है, डेट उसमें लास्ट डेट आ चुकी है, तब किसी ने इसके एडवर्टाइजमेंट की वीडियो बनाई वैकेंसी की, तब वहाँ व्यू क्या होंगे, वहाँ पर बहुत कम व्यू होंगे। उसका कारण क्या कि यहाँ पर उसको क्या मिला है, एडवांटेज मिला है फर्स्ट स्टार्ट करने का। तो ये चीज़ समझ में आई, ये किस में आता है, स्टैकलबर्ग मॉडल में आता है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 18वें का कार्नेट मॉडल। प्राइस पे पूछा जाए तो बर्ट्रैंड मॉडल, और अगर आपसे प्रोडक्ट में पूछा जाए तो कार्नेट मॉडल। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा है, स्टार मार्क कर लेना। आपसे इसके रेस्पेक्ट में दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वेयर ए ब्लाइंड फोल्डेड selection has been made from the number of slips based on recruitments, it is called as the method of random sampling। यहाँ पर एक वर्ड दे दिया उसने, रैंडम सैम्पलिंग,
और ये कह रहा है कि आंख बंद करके बहुत सी पर्चियों में से आवश्यकता के अनुसार चयन किया जाए, तब इसको किस विधि के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इसने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि ये कैसी है, रैंडम सैम्पलिंग है, तो ये तो नहीं आएगा। इसने क्या किया है, बहुत सारी पर्चियों को निकाला है। आप कभी मेले में जाते हो तो वहाँ देखते हो कि एक डिब्बा रखा होता है और बहुत सारी पर्चियाँ आपके नाम से डलवा ली जाती हैं और कोई भी रैंडम उसमें सिलेक्शन किया जाता है और जो भी उसमें आता है, विनर आता है, उसको क्या दे दी जाती है, एक प्राइज़ दे दी जाती है। तो ये कैसा है, ये एक रैंडम सिलेक्शन है। लेकिन वो स्टार्टिंग में बोल रहा है कि ये कैसी सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग है। और लेकिन हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, पर्चियों को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉटरी मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लॉटरी मेथड बोलेंगे। सीक्वेंस मेथड क्या होता है, अब यहाँ पर 2 दे रखे हैं, रैंडम समझ में आ गया। सीक्वेंस लिस्ट क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी नंबर चूज़ कर लिया 2 और 20-20 के गैप पर आपको क्या चाहिए, 20-20 के गैप पर आपको सेलेक्ट करने हैं। तो 20 का गैप कितना हो गया, 20-22, देन 20 का गैप कितना हो गया, 42, देन कितना आ गया, 62। तो जो नंबर होंगे 2, 22, 42, 62 वाले, इनको क्या मिलेगी, प्राइज़ मिलेगी। ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम एक ग्रिड को सेलेक्ट करते हैं। आप जब प्रॉपरली रैंडम सेलेक्शन और जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल नॉन रैंडम सैम्पलिंग पढ़ोगे, नॉन रैंडम सैम्पलिंग एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे उनके मेथड्स की कौन कौन से इसमें कंसीडर होते हैं सैम्पलिंग मेथड में, और वहाँ प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कंसीडर की गई हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ना है आपको, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, जो भी चीज़ आपको वहाँ पढ़ाई जाए। कुछ वीडियोस यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं इकोनॉमिक्स की, तो आपको वो सभी पढ़कर जानी है। हर एक क्वेश्चन आपको वहाँ से पूछ लिया जाएगा। द नोन वेरिएबल इन ए रिग्रेशन इक्वेशन इज कॉल्ड एज, पर्टिकुलर वेरिएबल में पूछा है कि नॉन वेरिएबल रिग्रेशन इक्वेशन में क्या कहलाया जाता है। रिग्रेशन इक्वेशन जो होती है वो क्या होगी, y इक्वल टू ए प्लस के बी एक्स होगी, सिंपल सी बात है। या फिर क्या हो सकती है, x इक्वल टू ए प्लस के बी वाई हो सकती है। हम कोई एक ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी एक ले लो। इसने एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है कि y इक्वल टू बी एक्स प्लस के ए लेना है या फिर x से टर्म में लेना है, इसने ऐसा नहीं बोला है। अब आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मेन बात क्या है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एट्रीब्यूट से मतलब और एक्टिव से मतलब है। आपको 4 ऑप्शन से मतलब है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये बात कर रहा है नॉन वेरिएबल की। आप इसमें क्या करते हो, जनरली आपने जब ऐसी सारणी पढ़ी होगी और यहाँ पर ए की जगह 2 दे रखा है और बी की जगह दे रखा है 4, आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी है, तो जनरली क्या है, एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4 आपको कोई दी होंगी और आपसे वाई की वैल्यू पूछ ली होगी, पर्टिकुलर 2 पर वाई की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर निकाल सकते हो, 1 रखोगे तो कितना आ गया, 6 आ गया, 2 रखोगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो। 3 चौक 12, 2 14 और 4 चौक 16 और 2 18, सिंपल सी वैल्यू आ गई। आपको वैल्यू कौन सी पता थी, एक्स की वैल्यू पता थी, नॉन वैल्यू पता थी, सिंपल सी बात है। नॉन वैल्यू कौन सी, एक्स की है, और वाई कैसी, अननोन वैल्यू जो आपने क्या की है, कैलकुलेट की है। सिंपल सी बात है, अननोन वैल्यू है जो आपने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। अब ध्यान से सुनो, इसने बोला नॉन वेरिएबल, तो वो कौन सा है, एक्स है। अब एक्स कैसा है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी हम वैल्यू स्वतंत्र है, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रखेंगे, जो भी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सा ये कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पर ये जो वाई है ये कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसका, एक्स पर क्या है, डिपेंडेंट है। कंप्लीटली किस पर डिपेंडेंट है, ये एक्स पर डिपेंडेंट है। और एक्स कैसा है, इंडिपेंडेंट, और कौन सा है, नोन है। तो सिंपल सा जो नोन वेरिएबल होगा रिग्रेशन इक्वेशन, वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेकिन अगर यहाँ से बोला होता अननोन वेरिएबल, तो कौन सा होता वो, तो हो जाता डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कैसा होगा, अननोन होगा। ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट आप ये समझ सकते हो, ए और बी क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट इसमें है एक्टिव, कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ द प्राइस लेवल इन करंट ईयर इंक्रीज बाई 20% कंपेयर टू बेस ईयर, देन परचेजिंग पावर ऑफ रुपी विल बी। देखो, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसका मैं अल्टरनेट बता दूंगा इसमें। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बेस प्राइस अपॉन करंट ईयर के अकॉर्डिंग प्राइस इनटू क्या, 100। बेस ईयर के अकॉर्डिंग कितना मान रहे हो आप, 100 मान रहे हो। 20% बढ़ रहा है, मतलब कि अगर बेस ईयर पर 100 है तो 20% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अपॉन में 120 इंटू क्या पूछ रहा है, इंटू 100 है। तो सिंपल सा कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 83.3। सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 83.33 पैसा। इसने राउंड फिगर में लिख दिया है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो कैसे करोगे, तो देखो ये है बेस ईयर, ध्यान से सुनना, और ये क्रय शक्ति की पूछ रहा है, और ये है जो है करंट ईयर। ये करंट ईयर है, ये वाला बेस ईयर है। बेस ईयर में 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आता था। ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पर क्या हो गया है, ये प्राइस बढ़कर कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई है। अब 120 रुपये में कितना आता है, 1 लीटर पेट्रोल आता है।
अब एक चीज़ देखो, 120 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है, यहाँ पर 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आता था। ये बात थी 2010 की, ये बात है 2020 की। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट अकॉर्डिंग, यानी कि अभी 2020 में 100 रुपये में कितने लीटर पेट्रोल आएगा, तो यही क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, क्रय शक्ति। ठीक है, क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, खरीदने की क्षमता अभी कितनी है, 100 रुपये में अभी कितना आ सकता है। तो 120 रुपये में आ सकता है 1 लीटर, तो 100 रुपये में कितना आ सकता है, 1/120 गुणा कितना 100, तो सिंपल सा कितना आया, 0.833 लीटर। कैलकुलेट हो गया। पैसे की टर्म में देखना चाहो तो 1 रुपये को क्या कर लो, 100 रुपये 100 पैसे बराबर हैं 1 रुपये के, तो 130 पैसे बराबर हैं आज की डेट में 1 रुपये के। तो 100 पैसे जो लास्ट वाले हैं वो किसके बराबर होंगे, तो 83 पैसा के। पैसे देख लो, जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ इनकम मेजरमेंट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन इंडिया। जो भी निर्माण क्षेत्र है उसमें जो भी हम आय का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, गणना करते हैं, उसमें कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो जितना भी आय की गणना की जाती है वो किस पर की जाती है, वो की जाती है व्यय पर, व्यय विधि पर। आय की गणना आय विधि पर तो नहीं करेंगे, और उत्पाद कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे भी नहीं पता लगेगा। हमें ये पता लगेगा कि हम उस पर क्या कर रहे हैं, व्यय कितना कर रहे हैं। तो व्यय विधि की मदद से हम क्या करते हैं, गणना करते हैं किसकी, आय की। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। पार्ट ए का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, द मीन ऑफ टेबल इज़ 20, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 5, देन द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन क्या होगा। सारणी का माध्य कितना दे रखा है, x बार आपको दे रखा है 20। प्रमाप विचलन मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा दे रखा है आपको 5। वो आपसे क्या पूछा है, प्रमाप विचलन गुणांक। प्रमाप विचलन गुणांक या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, बराबर में सिग्मा अपॉन में x बार इंटू 100। सिंपल सी बात है, गुणा हो रहा है तो सिंपल सी बात, गुणा 100 हो रहा है तो ये यानी कि जो आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा। और अगर आपसे यहाँ पर 2 ऑप्शन होते, एक बिना परसेंट का होता और एक परसेंट का आंसर होता, तो आप परसेंट वाला ही आंसर टिक करोगे, क्योंकि ये किस में आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है। और परसेंटेज में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा 100 हो रहा है। सिग्मा कितना है, वो है 5, x बार कितना है 20 है, गुणा कितना 100, तो सिंपल से इसका आंसर क्या हो गया, 25%। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इज ए सिक्वेंशियल लिस्ट ऑफ, ये आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ऑफ क्वेश्चंस विच इज़ यूज्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द फील्ड। ये कह रहा है कि अगर कोई रिसर्चर क्या कर रहा है, डेटा को अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर क्या किया जा रहा है, डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, प्रश्नों की सूची तैयार की जा रही है, तो ऐसे प्रश्नों की सूची को क्या कहेंगे। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्ड लिखे हुए हैं जो आपको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन देखोगे तो वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। अब पहली बात तो हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, वर्ड्स को लेकर चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अवलोकन। अवलोकन क्या होता है, अवलोकन जैसे कि कोई भी डेटा है आपके पास, प्राइमरी या सेकेंडरी, उसका क्या कर रहे हो, एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। यहाँ पर जो भी डेटा चाहिए उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करना, डेटा को कलेक्ट नहीं करना, ऑब्जर्वेशन करना, देखना। तो ये तो क्या हो गया, देखना। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें है साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरव्यू में ये हो रहा है कि आपने जैसे या तो वॉइस पे या फिर वीडियो के माध्यम से या फिर वहाँ पर्टिकुलर जगह पर जाकर आपने उस कंपनी में क्या किया, इंटरव्यू दिया। यहाँ पर लेने वाला कौन है, वो ये है अनुसंधानकर्ता, इसी को कंसीडर करेंगे। और देने वाले कौन है, देने वाले आप हो, और वो क्या कर रहे हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो। ठीक है, तो लेने वाला कौन है, वो ये पर्सन है, उसने क्या किया है, इंटरव्यू लिया है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर नहीं लिया है, वो अपनी जगह पर बैठ के ही क्या कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है। तो ये भी क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा। अब इसमें 2 बच गया, एक तो प्रश्नावली क्वेश्चनियर बच गया और एक बच गया स्केड्यूल बच गया या फिर अनुसूची बच गई। अब इन दोनों को बहुत अच्छे से देखो। यहाँ क्या हो रहा है कि प्रश्नावली क्या होती है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में सेंसर कराना था उनको, तो उन्होंने जितने भी एम्प्लॉय थे, जितने भी इसको सेंसस को करते हैं, उनको घर घर भेजा और वहाँ पर 50 क्वेश्चन का एक क्वेश्चनर तैयार करके दिया, साथ में कुछ ब्लैंक भी दिया और उनको बोला कि ये तो आपको भर के लाना ही है, साथ में ये ब्लैंक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको भी लेके आ सकते हो, उनको भी पूछ के आ सकते हो। पहली बात तो ये डेटा कौन सा है, ये है प्राइमरी डेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट सोर्स से हम कौन सा डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी करते हैं, और प्राइमरी से जब हम कोई दूसरा डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पर्सन जा रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के आ रहा है, उसको अनुसंधान नहीं करना, उसको रिसर्च नहीं करनी है, रिसर्च करनी है किसी तीसरे पर्सन को। यहाँ पर क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो एम्प्लॉय के माध्यम से क्या करवा रही है, डेटा को कलेक्ट करवा रही है, और रिसर्च करने वाला कौन है, वो एक अलग पर्सन है।
एक अलग पर्सन क्या करेगा, रिसर्च करेगा, लेकिन वो डेटा को कलेक्ट करने नहीं जा रहा है। अगर डेटा को कलेक्ट करने नहीं जा रहा है तो वो कहलाएगा प्रश्नावली, ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रश्नावली, क्वेश्चनियर कहलाएगा। लेकिन अगर वो खुद जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम क्या, एस्केड्यूल। सिंपल सी बात है, उसको हम खुद क्या बोलेंगे, एस्केड्यूल बोलेंगे। अगर ये रिसर्चर खुद जा रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, एस्केड्यूल। जैसे कि इसका एग्जांपल भी देख लो, माना कि ये रिसर्चर क्या है, इसको एक रिसर्च करनी है SC ST में गर्ल्स की जो 1 से लेके 6 क्लास तक क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं। वो क्या कर रहा है कि जो बच्चे, जो लड़कियां SC ST की 1 से लेके 6 क्लास तक पढ़ रही हैं, उनके बारे में क्या करनी है, रिसर्च करनी है। तो वो पर्टिकुलर उसको इस बारे में क्या करना है, रिसर्च करनी है। तो वो एरिया में जाकर क्या करेगा, उनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उसको पूछने हैं वो पूछ लेगा। अनदर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सिर्फ गर्ल्स के रिगार्डिंग पूछेगा, वो भी 1 से लेकर 6 क्लास तक की SC और ST में। तो सिंपल सी चीज़ समझ में आई। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको आंसर करना है। प्रश्नावली समझ में आ गई, अवलोकन समझ में आ गया, साक्षात्कार समझ में आ गया। आपको 25 क्वेश्चन हो गए। पहले खुद देखना है इसमें 25 क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम आई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी मैं 26 से लेकर 50 तक आपको एक सेट कराऊंगा सेकंड। इस तरह से 4 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा पेपर। देन ASO SO का हम पेपर देख लेंगे उसके बाद। ओके, थैंक यू, गुड लक। जितना हो सकता है शेयर कर